तो चलिए आइए, वेव ऑन स्ट्रिंग में हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी और पावर ऑफ अ वेव। ठीक है, तो पहले एक बार के लिए एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एनर्जी आ जाएगा तो फिर पावर तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, कैसी एनर्जी? तो सुनिएगा, देखिए ऐसा है कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। ये रस्सी शुरुआत में ऐसी थी, शुरुआत में ये रस्सी ऐसी थी, फिर इस रस्सी के ऊपर आपने क्या किया, इस एंड को पकड़ा और पकड़कर ऐसा यू 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 ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये रस्सी ऐसी हो गई। ठीक है, ओके। अब ये जो इसके ऊपर वेव पल्स बना है, यानी कि ये जो इसके ऊपर वेव बना है, ठीक है, तो मैं इसमें कोई एक दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे एक बार के लिए यहां पर एक बहुत ही छोटे से लेंथ का एक रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका लेंथ आप बहुत ही छोटा सा लेंथ dx मान लीजिए। इसके पास एक छोटा सा मास होगा dm, ये सब लिखेंगे अभी। एक बार के लिए इस रीजन में जो एक छोटा सा मास है dm, उसका नाम 1 निकाल देते हैं। ठीक है, और यहां पर कोई एक दूसरा, यहां पर कोई एक सिमिलरली एक दूसरा छोटा सा एक लेंथ का हम लोग इस स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब रस्सी के ऊपर एक रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, मास बहुत ही छोटा सा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या निकाल देते हैं, 2। तो आप बोलेंगे क्लियरली क्या कि ये जो 1 वाला पार्टिकल है, मतलब वो पार्टिकल जो कि पोजीशन नंबर 1 पर है, वो अपने मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पर है तो उसके पास बताइए नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी अभी के लिए। ठीक है, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से होकर गुजर रहा होता है उसी समय तो उसके पास उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेयर एज ये वाला जो पार्टिकल जो रीजन नंबर 2 में प्रेजेंट है, 2, ये तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां वेलोसिटी से मेरे बात करने के मतलब से आप समझ गए होंगे कि मैं बात करना चाह रहा हूं सबसे पहले एक बार के लिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना। तो ये जो दो एलिमेंट्री रीजन्स हैं, तो यहां पे क्लियरली हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रीजन नंबर 1 है, हाँ मैं क्या कह रहा था कि ये जो रीजन नंबर 1 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, तो एनर्जी का एक फॉर्म काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। और हमें क्लियरली ये वाली बात समझ में आ रही है कि 1 के पास 2 के मुकाबले ज्यादा स्पीड है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 1 के पास 2 के मुकाबले ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ज्यादा रहा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 से। ठीक है, तो ये तो वो एनर्जी का फॉर्म है जिसके बारे में हमें क्लियरली पता है कि वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है, स्पीड उसकी बढ़ती है घटती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही सही। ठीक है, एक दूसरे टाइप की एनर्जी और होगी इन पार्टिकल्स के पास। वो कौन सी एनर्जी होगी? तो जवाब है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कहां आता है, क्यों आता है या कब आता है? तो पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज में तब आता है जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम किया जा रहा हो। कैसा फोर्स? तो फोर्स आपका कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए वैसे तो यहां इस स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रेजेंट है वो कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स तो होगा ना। ये स्ट्रिंग कैसी है? इलास्टिक है। ठीक है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है। यदि स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग में कोई मान लेते हैं एक बार के लिए इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है, तो अभी इस स्प्रिंग के पास कोई भी एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। लेकिन यदि आप इस स्प्रिंग को इसके मीन पोजीशन से इलॉन्गेट या कंप्रेस कर देते, ठीक है, लेट्स से स्प्रिंग में कुछ इलॉन्गेशन आ गया x, तो स्प्रिंग में ये x यूनिट इलॉन्गेट करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, और ये फोर्स लगाकर x यूनिट डिस्प्लेस करता है, तो स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ kx² होता है। याद है ना? तो उसी तरीके से मैं सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रस्सी की लेंथ थी शुरुआत में इतनी, शुरुआत में रस्सी की लेंथ कितनी थी? इतनी। ठीक, जब इसके ऊपर वेव पल्स सेट हो गया तो रस्सी की लेंथ है, तो रस्सी उन्हीं दो पोजीशन के बीच में, लेकिन रस्सी की लेंथ अब उतनी नहीं है ना, रस्सी की लेंथ तो ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, यानी कि इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स प्रेजेंट होगा, और उस टेंशन फोर्स के प्रेजेंट होने के साथ साथ आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो ज्यादातर पॉइंट्स का कुछ ना कुछ
उनकी जो शेप है, जो रस्सी की शेप है वो चेंज हुई होगी, मतलब पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो यही टेंशन फोर्स का जो वर्क रहा होगा वही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो अब जरा ये सुनिएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाली बात समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन नंबर 1 के पास ज्यादा है, 2 के पास कम है। पोटेंशियल एनर्जी आया क्यों है? तो पोटेंशियल एनर्जी आया है टेंशन की वजह से। स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन प्रेजेंट है और ओवरऑल हमें यह समझ में आ रहा है कि जो रस्सी की लेंथ है वो भी बदली है, तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी भी रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके वर्क को डिफाइन करेंगे? तो ये जो हमारा टेंशन फोर्स होगा उसी फोर्स का वर्क हम लोग निकाल लेंगे, तो वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, इसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 और 2, इसमें किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, किसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिएगा सुनिए, देखिए ये जो 2 है, रीजन नंबर 2, तो रीजन नंबर 2 पहले भी इतने ही लेंथ का था जब रस्सी नॉर्मल थी, लगभग है ना। रीजन नंबर 2 जो है वो बहुत ही छोटा सा लेंथ है, तो जब रस्सी में कोई वेव पल्स नहीं था, रस्सी कंप्लीटली ऐसी हॉरिजॉन्टल थी, तब भी रीजन नंबर 2 का लेंथ इतना ही था, और बाद में भी रीजन नंबर 2 का भी लेंथ लगभग उतना ही है। तो ये जो रीजन नंबर 2 है, इसके लेंथ में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। लेकिन यदि आप एक बार के लिए रीजन नंबर 1 को देखें, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम करके आपको दिखा रहा हूं। रीजन नंबर 1 शुरुआत में ये ऐसा था, शुरुआत में ये रीजन नंबर 1 ऐसा मान लेते हैं, ये एक छोटा सा लेंथ है dx, ठीक, ये एक छोटा सा लेंथ कितना है dx, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, और बाद में यही लेंथ कैसी हो गई है, ऐसी। ठीक है, हमें पता है कि यहां पर बनने वाला ये जो एंगल थीटा होता है वो मैक्सिमम होता है, थीटा यहां पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो बाद में बताइए कि ये वाली लेंथ कितनी हो गई, यदि ये लेंथ dx है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, dx बाई cos थीटा, यानी dx sec थीटा। ओके, यदि ये वाली लेंथ dx sec थीटा है तो जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा x वो कितना हो गया, तो वो हो गया dx sec थीटा माइनस dx, यानी कि dx sec थीटा माइनस 1। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलिए ये मैथमेटिक्स तो अभी बाद में देख लेंगे, अभी सिंपली मैं आपको बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 1 है, जो रीजन नंबर 1 है, उसी के लेंथ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया होगा, मतलब एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ किस पॉइंट का बदला होगा, पॉइंट नंबर 1 का। ओके, तो जो टेंशन का वर्क होगा वो टेंशन का वर्क भी सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 1 पे हुआ होगा। इसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी पॉइंट नंबर 1 के पास ही ज्यादा रही होगी पॉइंट नंबर 2 के मुकाबले। ठीक है, तो यहां पर वो एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट फिट नहीं करना है, जैसा एसएचएम में होता था ना कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन से होकर गुजर रहा है तो उस समय उसकी काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल कम है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो काइनेटिक 0 हो गया, पोटेंशियल मिनिमम हो गया। वो वाली चीज इधर नहीं लगानी है, क्योंकि वहां पर तो क्या था कि एक ही पार्टिकल था जो मीन पोजीशन के अबाउट कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए वेव को बेसिक मतलब एलिमेंट्री तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग से डिफाइन ही किस तरीके से किया है कि वेव बेसिकली वो चीज है जो सिर्फ डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर नहीं जाता है, जो सिर्फ मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर नहीं जाता है, ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहा होता है। और जब एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा होता है, मतलब जब एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो एनर्जी कैसे ट्रैवल करेगी, सुनिएगा। एनर्जी इस रीजन नंबर 1 के पास कितना है, तो रीजन नंबर 1 के पास मैक्सिमम एनर्जी है, और ये जो रीजन नंबर 2 मैंने दिखाया है वहां पर एनर्जी कितनी है, 0 है। तो जैसे ये एक इंस्टेंट है, अगले इंस्टेंट पर फिर कभी ना कभी यही पार्टिकल ऊपर जाएगा, और ये पार्टिकल जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। यदि इसकी एनर्जी 0 हो गई तो इसकी टोटल एनर्जी किसके पास चली गई, इससे जस्ट आगे वाले पार्टिकल के पास, इससे जस्ट आगे वाले पार्टिकल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, मैं एक फिगर बना के समझाता हूं कि ये देखिए, ये एक रस्सी, ठीक है, इस रस्सी में लेट से कि आपने किसी इंस्टेंट पर एक वेव पल्स ऐसा क्रिएट किया, ठीक है, इस इंस्टेंट को मैं एक बार के लिए t = 0 नाम दे देता हूं,
ठीक है। और यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक बार के लिए इस पॉइंट का नाम है x, इस पॉइंट का नाम है y, इस पॉइंट का नाम है z। ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर ये वाली रस्सी आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है। यदि ये रस्सी t इज इक्वल टू 0 पर ऐसी है तो अगले इंस्टेंट पर क्या होगा? अगले इंस्टेंट पर ये जो पॉइंट x है वो नीचे आ जाएगा और ये जो पॉइंट y है ये पॉइंट y ऊपर चला जाएगा। ये जो पॉइंट z है फिर ये पॉइंट z भी नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे था ही, मीन पोजीशन पर आ जाएगा। और ये इसके आगे भी यहां पर भी कोई पॉइंट होगा तो उसकी भी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है। तो इससे ठीक अगले इंस्टेंट, यानी अगले इंस्टेंट का नाम मैं t/4 निकाल, तो t/4 टाइम पर ये जो रस्सी है ये रस्सी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। ओके। तो फिर ये पॉइंट अब x कहां आ चुका है? तो पॉइंट x यहां आ चुका है, पॉइंट y यहां आ चुका है, पॉइंट z यहां आ चुका है। समझ रहे हैं? तो मैं सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर x के पास कोई एनर्जी नहीं था, x के पास कोई एनर्जी नहीं था, और t इज इक्वल टू t/4 पर अब x के पास एनर्जी आ चुका है। ओके। t इज इक्वल टू 0 पर y के पास सबसे ज्यादा एनर्जी था और t इज इक्वल टू t/4 पर y चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया है तो अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो किसी भी पार्टिकल को आप पकड़ लीजिए कि जैसे y के बारे में ही बात करें हम लोग, तो y के पास t इज इक्वल टू 0 पर जो सारी की सारी एनर्जी थी वो t इज इक्वल टू t/4 पर कहां चली गई? तो जवाब है z को। देखिए कि z के पास कोई एनर्जी नहीं था t इक्वल टू 0 पर, लेकिन t/4 पर z अब मीन पोजीशन पे आ गया है तो z के पास सारी की सारी एनर्जी आ चुकी है। ये एनर्जी प्रकट तो नहीं हुई होगी ना, एनर्जी कहीं से आया ही होगा। तो कहां से एनर्जी आएगी? जहां से डिस्टर्बेंस आया था, जहां से मोमेंटम आया था, यानी कि डिस्टर्बेंस, मोमेंटम, वेव सब कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है तो y अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है z को। z यही काम अगले इंस्टेंट पर अपने से आगे वाले पार्टिकल को कर देगा। समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूअसली कोई सा भी पार्टिकल क्या कर रहा है, वो एनर्जी लेफ्ट से ले रहा है, राइट पे दे रहा है, लेफ्ट से ले रहा है, राइट पे दे रहा है, एंड सो ऑन। यदि वेव यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो, और यदि वेव राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही होती तो राइट वाले पार्टिकल एनर्जी लेकर के लेफ्ट वाले पार्टिकल को दे रहे होते। तो इस तरीके से एनर्जी, डिस्टर्बेंस, मोमेंटम, वेव मोशन में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा होता है। तो कुल मिला के समरी ये है कि वो पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन पर होता है उसी के पास सारी की सारी एनर्जी होती है। ठीक है। मतलब उसी के पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और जो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं उसके पास उस इंस्टेंट पे एनर्जी 0 होती है। जैसे ही टाइम चेंज होता है तो पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज होगा तो फिर एनर्जी बदलेगी। ठीक है। और एनर्जी कंटिन्यूअसली बदलेगी से मेरे कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी बदलेगी और एनर्जी कंटिन्यूअसली आगे प्रोपेगेट कराता चला जाएगा वेव। ठीक है। ये वाली बात सही है। चलिए तो हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सुनिएगा, देखिए ये है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक, और इस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोगों ने ये ऐसा सा कोई एक वेव पल्स बना दिया। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे और फिर एनर्जी के बाद पावर, इंटेंसिटी एक एक करके सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से डिराइव करने जा रहा हूं। ठीक है। हालांकि मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं कि अल्टीमेटली ज्यादा काम का तो हमारे लिए सिर्फ एंड रिजल्ट यानी फॉर्मूला ही होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए सारी चीजें डिराइव करके दिखाता हूं। ठीक है। चलिए, ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है। ये एक रस्सी है जिस रस्सी में टेंशन टी है और इस रस्सी के लिए मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हम लोग म्यू मान लेते। ठीक है। इस वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी मान लेते, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन। ठीक। अब यहां पर लेट से हम लोगों ने कोई एक बहुत ही छोटे से लेंथ का एक छोटा सा रीजन सेलेक्ट किया है। ये जो बहुत ही छोटा सा रीजन है, इस छोटे से रीजन का लेंथ है dx। ठीक। छोटे से रीजन का लेंथ कितना है? dx। तो इस छोटे से रीजन में जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं यहां पे जो प्रेजेंट है पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के पास एक छोटा सा मास होगा dm। ठीक है।
ये डीएम मास के जो पार्टिकल्स हैं, इसके पास वेलोसिटी किस दिशा में होगी? तो इसके पास वेलोसिटी आप बोलेंगे नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इन छोटे से एलिमेंटल मास वाले स्ट्रिंग के ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके पास एक छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो वो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी है डी के। ओके, ये छोटी सी काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे? तो ये छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू इसका एक छोटा सा मास डीएम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होगा ना। अब बताइए ये छोटा सा डीएम मास कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे ये छोटा सा डीएम मास लिखना है तो एक यूनिट लेंथ में जो मास है वो म्यू है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। तो डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा? तो आप बोलेंगे इसको लिख लो डीएक्स इंटू म्यू, ठीक। और वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें लिखना आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी होता है, ठीक है ना। ये डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डी के बाई डी एक्स क्या होगा? ये डी के बाई डी एक्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक छोटे से एलिमेंटल लेंथ में एक छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी के, तो डी के बाई डी एक्स क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। कितना हो जाएगा ये? तो ये 1/2 ठीक है, म्यू ठीक है, डेल वाई बाई डेल टी का होल स्क्वायर। तो डेल वाई बाई डेल टी निकालिए जरा, तो ये ए ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो दिस इज कॉस ऑफ, ये ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो यहां तक नहीं है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया भाई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। चलिए, काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब मेन पंगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने में है, तो चलिए वो भी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये तो पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। एक यूनिट लेंथ के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, डीएक्स के पास कितना होगा? डीएक्स इधर भेज देंगे, एल यूनिट लेंथ में कितना होगा? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना किसकी वजह से है या किसकी वजह से आ रहा है? तो ये जो इलास्टिक रस्सी है उसमें हर जगह प्रेजेंट है टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स हम लोग एक जैसा भी ले सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। चिंता मत कीजिए, मोस्टली यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। तो यदि टेंशन को एक बार के लिए हम लोग यूनिफॉर्म नेचर का मान लें, तो इस छोटे से लेंथ में, ठीक है, इस जरा छोटे से लेंथ को एक बार फिर से देखिएगा, मैं जरा इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। तो ये मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ था हमारे पास dx, ठीक है। कब? जब रस्सी कंप्लीटली ऐसी हॉरिजॉन्टल थी तब, ठीक है। ये जब रस्सी बिल्कुल ऐसी हॉरिजॉन्टल थी उस समय ये ऐसा, ठीक है। फिर ये जो वेव पल्स बना है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम रीजन नंबर 1 हम लोगों ने रखा था। तो ये रस्सी हमारे पास ऐसी हो गई, ये यहां से किसी एंगल थीटा पर आ गया। तो अब इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है dx बाई कॉस थीटा, यानी dx सेक थीटा, ठीक है। ये निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया? चेंज इन लेंथ में डेल्टा एक्स लिख लेता हूं, तो दिस इज dx सेक थीटा माइनस टाइम्स ऑफ dx, यानी कि दिस इज dx सेक थीटा -1, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से मान लीजिए कि जो टेंशन फोर्स है, उस टेंशन फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब टेंशन फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट। तो एक छोटे से रीजन में जो एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा du, वो हम लोग क्या लिखेंगे? तो वो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख लेंगे टेंशन इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट है dx इंटू सेक थीटा -1 के बराबर का। समझ गए?
ठीक है, चलिए तो ये टेंशन ठीक है, इसको भी dx को भी हम लोग इधर ही ले आते हैं, तो दिस इज du बाई dx, ये हो गया, ताकि हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये t ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट को ऐसा लिख दिया। अब देखिएगा वेव में ये जो एंगल थीटा है, ये हम लोग किसी हायर एम्पलीट्यूड के बारे में बात नहीं करते हैं, मोर प्रैक्टिकली ये जो एंगल थीटा है काफी ज्यादा छोटा होता है, मतलब इसमें किसी हायर एम्पलीट्यूड को इन्वॉल्व यदि हम लोग ना करें तो ये थीटा हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, कौन सा, विच इज 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n इज 1 प्लस एन एक्स होता है। तो वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यदि हम लोग यहां पर लगाएं तो इसको लिख लेंगे t 1 प्लस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हाफ से हाफ चला गया, कितना आ गया ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है t/2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा यानी कि स्लोप यानी कि क्या, स्लोप यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, तो ये है हमारे पास du बाई dx की वैल्यू। आ रही बात समझ, ठीक है, चलिए डेल वाई बाई डेल एक्स तो निकाल सकते हैं ना, तो मैं इधर लिखता हूं कि दिस इज डेल u बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2, टेंशन था ना, तो चलिए टेंशन को हम लोग इसके टर्म्स में ही निकाल लेते हैं, यानी जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू होता है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 इंटू ये डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा यानी कि k स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर ऑफ kx माइनस ओमेगा t, मैंने सीधा स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना, चलेगा। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, तो a साइन का डिफरेंशिएशन cos kx माइनस ओमेगा t, kx का डिफरेंशिएशन k, ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। ओके ओके ओके, क्या, हाँ वो तो म्यू है, ठीक है, म्यू यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। du का एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं वो टेंशन के वर्क से निकाल रहे हैं, तो टेंशन का वर्क क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा कि रस्सी की लेंथ शुरुआत में dx थी और टेंशन के आ जाने की वजह से, मतलब ये जो रीजन नंबर 1 है वो यहां से ऐसे शेप का हो गया, ऐसे शेप का हो गया, तो उसकी फाइनल लेंथ निकाला, इनिशियल लेंथ निकाला, फाइनल में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव का एक और फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v हो जाएगा, तो मैं k स्क्वायर को ऐसा लिख लेता हूं, दिस इज म्यू v स्क्वायर बाई 2 इंटू ये a स्क्वायर k स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, तो ये v स्क्वायर से v स्क्वायर में बढ़ गया, तो ये हमारे पास du बाई dx कितना आ गया, तो ये du बाई dx इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ठीक है, ये लीजिए, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये रटना उठना नहीं है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, आपको रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या है मैं लिख भी देता हूं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, समझ गए, टेंशन को म्यू के स्क्वायर ऐसे लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ये तो डिराइव किया था, है ना, ओके। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी आ चुका है, तो अब अगला एक काम करते हैं क्या, कि हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ,
क्या निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, राइट। तो कुछ नोटिस किया आपने कि कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है से मेरे कहने का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के पास मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी है लेट्स से 5 मिली जूल। टोटल एनर्जी कितनी है, 5 मिली जूल। तो आधी काइनेटिक होगी, आधा पोटेंशियल होगा। ओके, यानी 2.5 मिली जूल काइनेटिक एनर्जी होगा तो 2.5 मिली जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऐड कीजिए जरा, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इसको मैं DE बाई DX लिख दूंगा, और ये DE बाई DX हमारे पास आ जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ KX माइनस ओमेगा टी, है ना। ये लीजिए, ये आ गया टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। चलिए, तो ये जैसे एक बार के लिए हमारे पास ये टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ चुका है। ठीक, तो मैं ये कह रहा था, लिख लिया यहां तक, ठीक है। तो आप सुनिएगा, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी के थ्रू मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल t से लेकर t प्लस dt में, एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में एक छोटी सी एनर्जी ट्रैवल कर गई इस रस्सी के थ्रू, छोटी सी एनर्जी ट्रैवल कर गई है डी कितनी देर में, dt टाइम में। तो अब यदि आपको पावर निकालना होगा तो पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए, पावर इज इक्वल टू DE बाई dt होगा, यही होगा ना। तो पावर ऑन अ स्ट्रिंग हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे, पावर इज इक्वल टू DE बाई dt डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास तो DE बाई dx की वैल्यू है, लेकिन पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू DE बाई dt होता है। तो कोई नहीं, सुनिएगा, इधर थोड़ा सा स्पेस में इरेज कर देता हूं। तो ये जो पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास है DE बाई dt है, ठीक है, और हमारे पास किसकी वैल्यू है, DE बाई dx की। तो एक काम कीजिए कि पावर लिखने के लिए हम लोग जो पावर है, तो पावर इज इक्वल टू ये DE बाई dt, ठीक है, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये DE बाई dx हमें पता है ना कितना है, DE बाई dx तो निकाल रखा है, ठीक है, और ये dx बाई dt क्या होता है, तो dx बाई dt होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो ये लीजिए, हमारे पास इसी पावर को हम लोग दूसरे स्टाइल से ऐसे लिख लेंगे कि ये जो हमारे पास पावर P आ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर KX माइनस ओमेगा टी इंटू dx बाई dt क्या है, तो dx बाई dt है वेलोसिटी, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, ठीक। तो चलिए एक बार के लिए मैं लिख देता हूं कि पावर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस स्क्वायर KX माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये पावर का कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है बता सकते हैं, ये पावर का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है, यानी जिस इंस्टेंट पे आपको पावर चाहिए उस इंस्टेंट पे टी की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन इस पे बहुत ही रेयरली कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुझे इस इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे पावर बताओ। जनरली क्या पूछा जाता है, तो जनरली ज्यादातर आप मतलब किसी भी HCV वगैरह में देखेंगे या आपके फिटजी के या किसी भी कोचिंग वगैरह के मटेरियल में देखेंगे, तो आपसे सवाल एवरेज पावर के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एवरेज पावर के ऊपर। तो एवरेज पावर कैसे निकालें, तो पावर एवरेज का क्या एक्सप्रेशन होगा, पावर एवरेज इज इंटीग्रेशन ऑफ P dt डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। मतलब ये इंटीग्रेशन P dt क्या हो गया, टोटल वर्क
ये टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो गया, टोटल टाइम। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम हो गया, ठीक है। एवरेज पावर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक साइकिल में एवरेज की पावर वैल्यू, सॉरी पावर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एक साइकिल कहने का मतलब है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा के लिए अपने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ठीक, चलिए आइए करते हैं इंटीग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, जो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, म्यू बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर बाहर, वी बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका रह गया, तो इंटीग्रेशन रह गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। एक्स कहां गया, तो एक्स लेट से 0 है, मतलब किसी एक पोजीशन पे ही हम लोग निकालेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये तो माइनस ओमेगा टी होता, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो मैंने सिर्फ ओमेगा टी ही लिख दिया है। इसी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, और नीचे dt का इंटीग्रेशन विल बी t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। चलिए कितना होगा ये इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ये म्यू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय वी, सॉरी वी बाई 2 पाई बाय ओमेगा। कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको पता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी कि 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। अरे सॉरी, यहां dt भी आएगा, dt, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए फटाफट, कितना आ गया हमारे पास जरा देखिएगा। तो यहां से हमारे पास पावर एवरेज का जो एक्सप्रेशन है, पावर एवरेज का जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ये म्यू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वी बाई 2 पाई बाई ओमेगा है, बाई 2 पाई बाई ओमेगा। लीजिए इसको एक ही बार में इंटीग्रेट करते हैं, ये बाई 2 में और बाहर निकाल लेता हूं, ये बाई 2 मैंने किसका बाहर निकाल लिया, ये वाला, ठीक है। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे dt से, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, प्लस आगे क्या है, cos ऑफ 2 ओमेगा टी, cos ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, कहां से कहां, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है भाई। तो ये म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो गया हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस, यहां पे डालिए जरा वैल्यू डालिए, ये कितना आ रहा है, तो दिस इज साइन ऑफ ये 2 ओमेगा और टाइम है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, सॉरी ये ओमेगा था, साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 ओमेगा, माइनस साइन 0 इज 0। तो ये देखिए, ये 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ये साइन 4 पाई आ गया, साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये 2 पाई बाय ओमेगा से ये 2 पाई बाय ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास पावर की एवरेज वैल्यू आ गई है, कितनी, पावर की एवरेज वैल्यू आ गई है म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई 2। हालांकि इतनी मेहनत हम लोग नहीं भी करते तो डायरेक्टली भी पावर की एवरेज वैल्यू लिख सकते थे, कैसे, आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस ये रहा ना, देखिए देखिए इंस्टेंटेनियस ये रहा, इस इंस्टेंटेनियस में ये म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी, हाफ, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, तो उसकी एक साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी, हाफ, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जो एंड रिजल्ट आया है, वही एंड रिजल्ट आपके सबसे काम का है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कितनी है, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई 2 है, ठीक है। इसको एक दो दूसरे स्टाइल से हम लोग और भी लिख लेते हैं कि ये म्यू, ठीक है, ओमेगा को आप चाहें तो 2 पाई एफ लिख लीजिए, 2 पाई एफ लिखेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वी,
दिस इज एवरेज पावर, दिस इज एवरेज पावर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, याद रखिएगा, रिजल्ट तो याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे मैं साथ साथ लिख देता हूं कि जो एवरेज पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि वेव की फ्रीक्वेंसी 2 गुनी कर दी जाए तो एवरेज पावर 4 गुना हो जाएगा, वेव का एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दिया जाए तो एवरेज पावर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बात करते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव ऑन स्ट्रिंग कितना होगा। तो टोटल एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई एक रस्सी है, इस रस्सी पर ये ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है, वेव t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर थी और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर यहां चली गई। वेव की वेलोसिटी है सामने की तरफ v और ये जो लेंथ है वो l है। ठीक है, लेंथ कितना है l। तो टाइम कितना होगा, वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना लगा होगा, तो ये l बाई वी के बराबर लगा होगा। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि टोटल एनर्जी कितनी है रस्सी के ऊपर, रस्सी के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कि पर सेकेंड, मतलब ये जो आपका रोप है इसमें पर सेकेंड जो पावर आ रहा है, मतलब जो पर सेकेंड जो एनर्जी आ रही है वही पावर है। पावर इज एनर्जी बाय टाइम होता है ना, तो पर सेकेंड जो एनर्जी आई है वो तो आपने निकाल लिया, वही तो आपका क्या है, एवरेज पावर है। ठीक है, तो इस एवरेज पावर के एक्सप्रेशन को यदि हम लोग इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑन द स्ट्रिंग आ जाएगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जो भी एवरेज पावर है उसको इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसको इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आया था एवरेज पावर हमारे पास, एवरेज पावर हमारे पास आया था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द वेव इंटू म्यू, यही था ना। ठीक है, और ये टाइम कितना है, तो टाइम है एल बाई वी के बराबर। ऑलराइट, तो ये लीजिए v से v कैंसिल आउट हो गया और इस म्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। इस म्यू को यानी कि ये 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम आ गया। ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, ओके। आप ये एक्सप्रेशन वहां से भी निकाल सकते थे, वो जो डी बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला था ना सबसे पहले, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला, जोड़ा, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ था, उसको इंटीग्रेट कर देते, एवरेज वैल्यू निकाल लेते कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वहां से भी यही एक्सप्रेशन आता हमारे पास। ठीक है, वो कॉस स्क्वायर के टर्म्स में था, तो उसको मैंने पहले एवरेज निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको बताया कि टोटल एनर्जी है। देखिएगा, ये टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये जो पावर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो पावर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एवरेज पावर, ये एनर्जी वाली मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम से कैलकुलेट किया है। मतलब एक बार के लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल के, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल के, फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल करके। ठीक है, फिर ऐसा बोला कि रोप के थ्रू किसी सेगमेंट में dt टाइम के अंदर कुछ d एनर्जी गई है। ठीक है, एक तो ये मेथड है हमारे पास। पावर कैलकुलेट करने का कोई दूसरा मेथड भी है क्या, तो वो वर्क डन वाला मेथड, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को दूसरे तरीके से, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कि पावर इज इक्वल टू, यदि आप dw बाई dt लिखते हैं तो इस dw को f डॉट ds भी तो लिखते हैं, है ना, बाई dt। तो ये हमारे पास क्या होता है, f डॉट v होता है। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रस्सी के ऊपर जो फोर्स है वो एक ही फोर्स है। ठीक है, कौन सा, टेंशन फोर्स। और ये जो वेलोसिटी है, तो हम लोगों को पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना आता ही है।
तो क्या हम लोग यहां से भी एवरेज पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एक बार के लिए, मतलब एक्सप्रेशन वैसा ही आएगा, ठीक है। देखिए कि ये रोप था, इस रोप के ऊपर ये ऐसा सा एक पल्स है, ठीक। यहां पर कोई एक पॉइंट हम लोग सेलेक्ट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स काम कर रहा होगा वो इस दिशा में होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। और ये लेट से ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ओके। अब ये जो हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी तो इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा हमेशा, ठीक है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओके। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी तो हम लोग लगा ही सकते हैं, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लूं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा, तो इसी टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच इज टी कॉस थीटा होगा, और टेंशन का एक दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच इज टी साइन, ठीक है। ये वाली एक्सिस हम लोग ले लेते हैं एक्स, ये वाली एक्सिस ले लेते हैं वाई, ओके। तो अब हम लोग पावर के उसी एक्सप्रेशन को एफ डॉट वी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वर्क डन वाले मेथड से, ठीक है। तो चलिए पावर क्या लिखेंगे, तो पावर हम लोग लिखेंगे एफ डॉट वी यानी कि टी डॉट वी। तो टी हो गया वो टेंशन फोर्स जो इस स्ट्रिंग में इस दिशा में है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस दिशा में है, और जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी किसकी है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल वेव की नहीं। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए कन्फाइंड है, तो पार्टिकल तो सिर्फ वर्टिकल, मतलब ये ऐसे ट्रांसवर्सल वेव है तो वो तो इसी दिशा में भागेगा, है ना, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, मतलब अभी के लिए तो नीचे होगा पर किसी दूसरे पॉइंट में हो सकता है वेलोसिटी ऊपर ऊपर की तरफ हो, ओके। तो ये बताइए कि टेंशन को क्या लिखेंगे, तो टेंशन को हम लोग लिख लेंगे कि माइनस टाइम्स ऑफ टी कॉस थीटा आई क्या, माइनस टाइम्स ऑफ टी साइन थीटा जे क्या, डॉट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जे क्या, ओके। तो ये आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, 0। तो इस चीज को आप क्या लिख लेंगे कि दिस पावर इज इक्वल टू टी साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ टी साइन थीटा इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डेल वाई बाई डेल टी है। तो यहां पे अभी माइनस होगा पर हो सकता है कहीं और प्लस हो, मतलब अल्टीमेटली पावर में माइनस साइन नहीं आएगा, पावर में माइनस साइन, क्योंकि पावर थोड़ी ना नेगेटिव होता है, वो भी पावर की एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर लगाया था मैंने क्या, ठीक है, ये सही लिखा है, ओके। ये है, हाँ भाई। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये माइनस टी ठीक है, और हमें पता है कि हम लोग वेव में कोई हायर एम्पलीट्यूड के बारे में बात तो करते हैं नहीं, यानी कि ये हायर थीटा के बारे में बात नहीं करते हैं, थीटा बहुत ज्यादा हमारे पास बड़ा होता है नहीं। तो थीटा यदि छोटा होता है तो यहां पर अगेन वही एक छोटा सा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है कि थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज नियरली सेम एज टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी पावर के एक्सप्रेशन को लगभग टी टैन थीटा इंटू डेल वाई बाई डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ टी टैन थीटा इज डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी, ऐसा लिख दिया। समझ रहे हैं क्या, मैं अपनी बात समराइज कर लेता हूं। मैं ये कह रहा था कि एवरेज पावर एक स्टाइल से आप और सोच सकते थे, वो ये है कि इस रस्सी के ऊपर इकलौता फोर्स है टेंशन फोर्स, ठीक है। पावर का सीधा हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया एफ डॉट बी वर्क डन वाले मेथड से, ठीक है, क्योंकि एक तो वो तरीका हो ही गया हमारे पास कि हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, दूसरा ये जो वर्क है वो कौन कर रहा है, तो टेंशन कर रहा है ना, किसी एक पार्टिकल पर जो वर्क है, क्योंकि आपने बिल्कुल बेसिक से सोचिए, आपने किस पर वर्क किया, आपने ये पहले वाले पार्टिकल पर वर्क किया,
आपने उसको ऑसिलेट करा के छोड़ दिया। क्या आपने उससे आगे वाले किसी भी पार्टिकल को ऑसिलेट कराया था? नहीं। उससे आगे वाले किसी भी पार्टिकल को किसने ऑसिलेट कराया? टेंशन ने। तो टेंशन का वर्क होगा ना, तो उसी वर्क डन वाले मेथड से पावर को आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी वेयर एफ इज टेंशन। ये कोई एक जनरल पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट पर ये टेंशन इस दिशा में है, टेंशन के दो कंपोनेंट है, और ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को हम लोगों ने डेल वाई बाई डेल टी लिख दिया है। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब यहां पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन असाइन करना पड़ेगा। लेट से कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टाइम्स ऑफ kx। ठीक है, ओके। तो ये लीजिए डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये जो पावर हमारे पास आ रहा है, तो दिस पावर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी, तो दिस इज ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, यही होगा। तो ये यहां से हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, टी ए स्क्वायर इंटू के इंटू ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, ये लीजिए आगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगेन ये पावर की कौन सी वैल्यू होगी? ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा। जिस इंस्टेंट में पावर चाहिए उस इंस्टेंट की यानी कि टी की वैल्यू डाल दीजिए। तो अब यहां पे फिर दोबारा से मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं पावर की एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कितना होगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर होगा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ टी इंटू ए स्क्वायर इंटू के इंटू ओमेगा। ठीक है, अब टी के टर्म्स में जनरली हम लोग याद नहीं रखते हैं, आप चाहे याद रखना तो रख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो टेंशन को हम लोग क्या लिखेंगे? टेंशन इज इक्वल टू 1/2, वेलोसिटी ऑफ वेव इज अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, तो टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू के इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या था? तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के है, तो ओमेगा को के इंटू वी भी लिख सकते हैं, या ये जो के है उसको हम लोग ओमेगा बाई वी लिख लेते हैं। तो दिस इज 1/2, ठीक है, म्यू ठीक है, वी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है, के क्या लिख लेंगे? के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी इंटू ओमेगा, तो एक वी से एक भी निपट गया। तो यहां से हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ गया, एवरेज पावर। दिस इज इक्वल टू कितना? तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2, या तो ऐसा लिख लीजिए, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू म्यू इंटू वी। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरीकों से डिराइव करके दिखा दिया है, आपको जो सा तरीका है समझ आता है, ठीक है, आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर से बोल दूं, जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो बस ये दो रिजल्ट्स है, ठीक है। आप पूरा भूलना चाहें, मतलब यदि आप सिर्फ नीट पे ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ जेई मेन पे ही फोकस कर रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो नेक्स्ट है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी हम लोग सिंपली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये लेट से हमारे पास कोई एक, या सिंपली आप ऐसा देख लीजिए एक बार के लिए कि ये कोई एक रीजन है जिस रीजन से कुछ डिस्टरबेंस प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब कोई वेव चलकर जा रही है, ठीक है। हमें उस वेव की इंटेंसिटी डिफाइन करनी है। तो अब यहां पे इसी रीजन में हम लोग एक छोटा सा नहीं, एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया असाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया
ए से तो एम्पलीट्यूड असाइन कर दिया था, एस लिख देता हूं इसको। ये एक रीजन है जिस रीजन के लिए एरिया एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस रीजन के थ्रू टाइम इंटरवल टी से लेकर के टी प्लस डी टी टाइम के अंदर कुछ डीई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो गया, डीई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो गया यहां से, ठीक है। तो इंटेंसिटी किसी वेव की डिफाइन की जाती है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि ये डीई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हुई कितनी देर में, डीटी टाइम में, ठीक है। कितने एरिया से, तो ये एस यूनिट के सरफेस एरिया से, राइट। तो ये डीई बाई डी को हम लोग पहचानते हैं ना, यही क्या है, पावर है भाई। बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, पावर। तो आप इंटेंसिटी सीधा सीधा ऐसा भी याद रख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया ही इंटेंसिटी कहलाता है, यानी एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितना पावर है, ओके, उसी का नाम है इंटेंसिटी, ठीक। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए। तो इंटेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन बता सकते हैं इंटेंसिटी का क्या होगा, डायमेंशन। तो पावर इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, यानी कि एम एल रेस टू दी पावर 2 टी रेस टू दी पावर -2, एरिया एल रेस टू दी पावर 2 टाइम टी रेस टू दी पावर 1, ठीक है। तो ये L रेस टू दी पावर 2 से L रेस टू दी पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशन कितना आ गया, डायमेंशन आ गया m t रेस टू दी पावर -3, t रेस टू दी पावर -3, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ठीक है, ये तो इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, बाकायदा फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होगा इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट सरफेस एरिया हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। पावर का क्या लिखा फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, हाँ इसी फॉर्मूले से लिख लेता हूं, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से लिख लीजिए। तो ये इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या लिखा हम लोगों ने, पावर का फॉर्मूला बताइए, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, है ना, यही था ना, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, ठीक है। अरे सॉरी, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब ये म्यू को जरा देखिएगा, म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी इंटू ए स्क्वायर बाई सरफेस एरिया। लेंथ इंटू सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम, लेंथ इंटू सरफेस एरिया इज वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ओके। तो इंटेंसिटी का क्या आ गया फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। आप इसमें एक बार के लिए ये भी समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी में देखिए, फ्रीक्वेंसी तो जनरली वेव की कांस्टेंट ही होती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना छेड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का फंक्शन होता है। डेंसिटी किसकी डेंसिटी है, तो डेंसिटी उसकी डेंसिटी है जिसका लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका मास है ना। यानी कि ये जैसे रोप के बारे में हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस स्ट्रिंग की डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी जनरली कांस्टेंट होता है यदि रस्सी नहीं बदली है तो। वेलोसिटी ऑफ वेव यदि कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी सीधे सीधे ये एक बार के लिए याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे चल के अभी सुपरपोजिशन वगैरह में यूज करेंगे। इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, मतलब जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होगी
तो हम लोग रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और फिर वहां से रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी के भी बारे में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि पाई एफ डेंसिटी वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। ओके समझ गए? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बनाते हैं। तो एक स्ट्रिंग है जिसके लिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा या म्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने बुक से लिया था, सिंगेज से, तो उसमें लैम्डा लिख रखा था। तो आप लैम्डा या म्यू कुछ भी लिख लीजिए। दिस इज 5 × 10⁻⁻² kg पर मीटर, राइट, इज अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन की है। हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग टू जनरेट अ साइनसॉइडल वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए कितनी? 60 हर्ट्ज की, और एम्पलीट्यूड हो जाए कितना? 0.06 मीटर। ठीक है, तो किस पावर के बारे में पूछा जा रहा है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पावर की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? यही था ना एवरेज पावर का फॉर्मूला, 2π² f² इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू v म्यू। ठीक है, चलिए तो डाल देते हैं हम लोग वैल्यू। उसके पहले आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लेना होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √t/μ, यानी कि t कितना है? तो t टेंशन है 80 न्यूटन का, और म्यू है हमारे पास 5 × 10⁻²। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? कितना? 40। हाँ 40। तो ये लीजिए कितना आ रहा है वैल्यू, बताइएगा जरा। 2 × ये 3.14 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी है 60 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड हमें दे रखा था ना 0.06 का स्क्वायर, और वेलोसिटी है 40। सॉल्व किया क्या? और म्यू कितना है? तो म्यू है 5 × 10⁻²। तो ये वैल्यू आ जाएगी 511.12। ठीक है, पावर है वॉट। ठीक है, तो इस पर ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आते हैं, वैल्यू मतलब वैल्यू बेस्ड प्रोसीजरल टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो वेव गिवन है आपके पास। ये जो पहला वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 5 यूनिट का है, लेट से कि उसका टाइम पीरियड t है। ओके, तो ये जो दूसरा वेव है इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड t/2 होगा ना। ठीक है, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी है f2। तो फ्रीक्वेंसी f1 क्या होगा? 1/t, और f2 क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी f2 होगा 1/t/2। ठीक है, तो ये 1/t है f1, और ये 2 टाइम्स ऑफ 1/t है, यानी f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f1 है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि ये यदि f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी 2f। ओके, ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि इंटेंसिटी, हम लोगों ने अभी अभी देखा कि पहले वेव की इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं और दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2 मान लेते हैं। तो इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगा यहां पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। तो इंटेंसिटी को आप लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ f1² इनटू एम्पलीट्यूड a1² बाय सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ f2² इनटू एम्पलीट्यूड a2²। वो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया। पहले की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने f ले रखा है और इसका एम्पलीट्यूड 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 2f, इसका स्क्वायर यानी कि 4f² इनटू इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, f² कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ रहा है 25/16, यही आ रहा है। तो 25/16 होगा इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हो गया, चलिए आइए देखिए अगला हमारा सवाल है। ये एक साइनसॉइडल वेव है, 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है,
एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड ए है 5 सेंटीमीटर का। आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग दैट हैज लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ 4 into 10 raised to the power -2 kg per meter. Source can deliver a maximum power of 300 watt and string is under tension. तो पावर हमें दे रखा है कि पावर इज इक्वल टू 300 वॉट है और टेंशन की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट। तो पावर का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया, दिस इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वी इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यही है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है ही सही, हमें क्या निकालना है, बस ये फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो पावर 300 हो गया, दिस इज 2 पाई स्क्वायर रफली 10 ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, एफ स्क्वायर म्यू कितना है, तो म्यू है 4 into 10 raised to the power -2 और वेलोसिटी निकाल लिया क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू 4 into 10 raised to the power 2 ऊपर चला गया। तो कितना हो गया ये 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 25 into 10 raised to the power -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर में मीटर में ले लिया है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। कितना आएगा फ्रीक्वेंसी बताइए कैलकुलेट करके। तो ये हो गया हमारे पास 300 बाई ये इधर 1 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये है 2 into 4 into 25 into 5 125 into 10 raised to the power -4 ऊपर जाएगा तो +4। ठीक है, यही आ रहा है। इस पूरे का अंडर रूट ले लिया, 10 अंडर रूट 30 हर्ट्ज। ठीक है, 10 अंडर रूट 30 समझ गए।